नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपने हिंदी व्याकरण का एक और टॉपिक, जिसका नाम है क्रिया और क्रिया के भेद। तो देखिए, ये टॉपिक हम यहाँ पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम इसको रिवाइज आपके लिए करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि क्रिया से संबंधित अभी हमने यहाँ पर क्लास 10th में भी देखा और क्लास 9th के भी सैंपल पेपर में हमने यहाँ पर देखा कि क्रिया से जुड़ा हुआ जो ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा रिपीट हुआ है बार बार। और क्रिया के भेद या जो क्रिया पद छाटिए और क्रिया का कौन सा भेद है, ये आपका बार बार यहाँ पर आया है। और लास्ट सेशन में भी मैंने इस तरह के ही कारक जो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाए थे, उसमें भी क्रिया से रिलेटेड ही काफी सारी चीजें थी। तो ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। तो देखिए, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, क्रिया जो है ये बचपन से ही आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपने पहले भी कई बार पढ़ा है क्रिया के बारे में। तो देखिए, क्रिया जो है उसकी परिभाषा हमने यहाँ पर लिखी है, जिन शब्दों या पदों, देखिए पदों क्यों कहा है, क्योंकि जब हम उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो व्याकरणिक नियमों से बन जाता है, यानी कि फिर वो पद कहलाता है। फिर हम उसको हम क्रिया कहते हैं। अगर कोई नाम वाला शब्द है उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है, या विशेषण शब्द है तो हम उसे विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से उसको पद कहा गया है कि जिन शब्दों या पदों से किसी कार्य के होने, करने या कार्य की स्थिति का बोध होता है, वही क्रिया है। ठीक है, बिल्कुल सरल और आसान से शब्दों में कि जिन शब्दों पदों से किसी कार्य के होने या करने की स्थिति का बोध होता है, वही क्रिया है। तो ये परिभाषा आप क्लास 2-3 से पढ़ते आए हैं कि काम वाले शब्दों को, यानी कि जो काम करने या होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ उदाहरण है जिनमें आपको क्रिया वाले शब्द यहाँ पर पता चल रहे हैं। जैसे गाड़ी जा रही है, ठीक है, गाड़ी जा रही है, क्रिया का होना बताया गया है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्रिया का करना बताया जा रहा है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पहला देखिए, गाड़ी जा रही है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और यह छात्र है, यह छात्र है। तो ये क्या है, क्रिया की स्थिति बोध है। क्रिया का स्थिति बोध यहाँ पर कराया जा रहा है कि यह छात्र है। तो देखिए, 3 तरह से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे लड़का पत्र लिखता है, ठीक है, लड़का पत्र लिखता है। तो देखिए, लिखता है शब्द क्या है, ये क्रिया का करना बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, राजेंद्र ने डांटा, तो ये क्रिया का करना यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, मोर नाच रहा है, ये सब क्रिया का करना, यानी कि क्रिया का होना, क्रिया का करना और क्रिया की स्थिति, 3 चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर। 3 ही चीज मैंने यहाँ पर आपको परिभाषा में भी कही थी कि क्या कहा था, जिन शब्दों पदों से किसी कार्य के करने या होने या करने की स्थिति का बोध हो। ठीक है, किसी कार्य के होने या करने या कार्य की स्थिति का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने आपको बताया गाड़ी जा रही है, तो यहाँ पर क्रिया होना, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्रिया का करना, यह छात्र है, क्रिया का स्थिति बोध यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब देखिए क्रिया के भेद, सबसे महत्वपूर्ण है क्रिया के भेद। किसे कहते हैं, क्रिया के भेद कितने प्रकार के होते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले क्रिया के हमने यहाँ पर भेद किए। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्रिया में यहाँ पर जब हम
जो मूल धातु होती है, ठीक है, क्रिया जो मूल रूप से धातु जो शब्द है उसको क्रिया कहा जाता है, ठीक है। धातु एक शब्द है यहाँ पर, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, धातु। अब ये धातु किसे कहते हैं, क्योंकि आगे आपको चीजें समझने में ये हेल्प करेगा, धातु किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि गाड़ी जा रही है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये धातु मैंने आपको अलग से लिखवाया है, विशेष करके आप इसको लिख सकते हैं, या अलग पेन से या अलग से एक हेडिंग आप इसकी अच्छी सी डाल सकते हैं, डार्क पेन से इसको लिख सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और देखिए क्रिया का जो सामान्य रूप होता है, क्रिया का सामान्य रूप, तो क्रिया का सामान्य रूप कैसे बनता है, जब हम मूल यानी कि धातु में ना प्रत्यय जोड़ते हैं। देखिए ना जोड़े, चाहे ता जोड़े, चाहे या जोड़े, आगे देखिएगा आप, प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का मूल रूप प्राप्त हो जाता है, ठीक है। क्रिया का सामान्य रूप हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मैंने कहा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ शब्द में ना प्रत्यय जोड़ेंगे, पढ़ना, ये आपका क्रिया का सामान्य रूप है, ठीक है। इसको बताना क्यों जरूरी है वो आपको आगे पता चलेगा। सो शब्द है, सो में आप ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बनेगा सोना, ठीक है। लिख में आप ना प्रत्यय जोड़ेंगे, लिख क्या है, क्रिया है, और ये क्रिया का मूल रूप है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लिखना, ठीक है। इसी तरह से चलना, पीना, बैठना, जगना, तो इसमें हम जब ये सारे आपके मूल शब्द हैं और इनमें हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो ये हमारी क्रिया का सामान्य रूप यहाँ पर बना। तो क्रिया का सामान्य रूप बताना क्यों जरूरी है वो आगे हम बताएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के दो तरह से हमने यहाँ पर भेद किए हैं, यानी कि क्रिया के दो आधार पर यहाँ पर भेद बताए हैं। पहला आधार है यहाँ पर कर्म के आधार पर, क्रिया के भेद कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद हैं वो आप यहाँ पर सामने स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक कर्म के आधार पर और एक रचना के आधार पर, ठीक है। कर्म के आधार पर भी क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। क्रिया का सीधा संबंध क्या होता है, अकर्मक क्रिया में, ठीक है। अकर्मक क्रिया में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, कर्ता यानी कि काम करने वाला व्यक्ति। तो जहां पर क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होगा तो क्रिया के लिंग वचन पुरुष भी कर्ता के अनुसार होंगे, यानी कि वहां पर कर्म उपस्थित नहीं होगा। तो जहां पर कर्म उपस्थित नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया अपने आप ही बन जाती है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर अकर्मक क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, कर्ता से होता है, और ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पर, कर्ता से होता है और कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए क्योंकि क्रिया जो है वो कर्ता के आधार पर है, क्रिया कर्ता के आधार पर लिखी गई है, क्रिया के लिंग वचन पुरुष सब कर्ता के आधार पर है, तो वहां पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती है और उसे ही क्या कहते हैं,
अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। अ अर्थात बिना, कर्मक अर्थात कर्म के, जो बिना कर्म के हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। बालक जाग गया है। यह विद्यालय है। ये सारी क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। बालक जाग गया है। यह विद्यालय है। देखिए कुछ और एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे सकते हैं हम अकर्मक क्रिया के। नेहा सो रही है। नेहा सो रही है। ठीक है। या चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया उड़ रही है। अगला, पिताजी जा रहे हैं। ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर हमने 6 एग्जाम्पल बताए। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। बालक जाग गया है। यह विद्यालय है। नेहा सो रही है। चिड़िया उड़ रही है। पिताजी जा रहे हैं। ये सब क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। तो देखिए अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर जानेंगे। अब मैंने यहाँ पर कह तो दिया कि ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों से कह दिया कि ये अकर्मक क्रियाएं हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये अकर्मक क्रियाएं हैं। एग्जाम में आपको कौन बताएगा कि ये अकर्मक क्रियाएं हैं? आपको खुद से पहचानना है कि ये अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है। आपको केवल और केवल सेंटेंस दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि निम्नलिखित में से क्रियापद छांटिए और क्रिया का भेद भी बताइए। तो सबसे पहले आप क्रियापद छाटेंगे और फिर क्रिया का भेद बताएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर तो मैंने आप लोगों से कह दिया कि ये अकर्मक क्रिया है, लेकिन आपको भी तो खुद पहचानना पड़ेगा एग्जाम में कि ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। तो उसके लिए हमें अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करनी है, कैसे कहना है कि ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि ये लास्ट सेशन में मैंने इस तरह के प्रश्न आप लोगों को कराए थे और मुझे लग रहा था कि बच्चे कंफ्यूज थोड़ा सा यहाँ पर हो रहे होंगे, क्योंकि पहले भी कराया है लेकिन बच्चे नोट डाउन नहीं करते हैं, ना ही घर पर रिवाइज करते हैं और फिर यहाँ पर बिल्कुल भी आंसर नहीं देते हैं, यानी कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर रिवाइज कराने का ये जो मैंने यहाँ पर आज सोचा कि अकर्मक क्रिया की पहचान। तो देखिए क्रिया से पहले आपको क्रिया से तुरंत पहले आपने प्रश्न करना है क्या और किसे। क्रिया से तुरंत पहले आपने प्रश्न करना है क्या और किसे, यदि उसका उत्तर ना मिले। ठीक है, यदि उसका उत्तर ना मिले, जैसे रमेश भाग रहा है। रमेश भाग रहा है। ठीक है, तो अगर आपको उत्तर नहीं मिले तो फिर दूसरा पॉइंट, क्रिया से पहले कौन कहाँ कैसे नहीं लगाए। आपको क्रिया से पहले कौन कहाँ कैसे नहीं लगाना है। ठीक है, आपने कहा रमेश भाग रहा है। रमेश क्या भाग रहा है? ठीक है, हमने कहा कि क्रिया से पहले रमेश क्या भाग रहा है, तो हमें उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्रिया से पहले हमें कौन कहाँ कैसे नहीं लगाना है, हमें केवल क्या और कैसे लगाना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा निम्न क्रियापद। निम्न क्रियापद हमेशा आकर्मक होते हैं। निम्न क्रियापद जो होते हैं वो हमेशा आकर्मक होते हैं। अब देखिए अगर पहचान करनी ही है तो कुछ चीजें तो याद रखनी ही पड़ेंगी। अगर पहचान करनी ही है तो कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। पहला तो है कि आप प्रश्न करके देखेंगे
कि रमेश क्या भाग रहा है। हमने कहा क्रिया से पहले आपको प्रश्न करना है, क्रिया से पहले आपने क्या और किसे लगाना है। तो रमेश क्या भाग रहा है, यहाँ पर हमें कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा और इनका तो प्रयोग हमें करना ही नहीं है। तीसरा है कि ये जो क्रियापद है ये ज्यादातर अकर्मक होते हैं, जैसे हंसना, रोना, सोना, उठना, बैठना, जागना, कूदना, लेटना, गिरना, उछलना, आना, जाना, चीखना, भागना, चमकना, रुकना, मरना, फटना, ऊंघना, डूबना, ये सारे शब्द क्या है, अकर्मक क्रिया के हैं। अकर्मक क्रिया यानी कि इनमें कर्म उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, आपको प्रश्न किया गया है, जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चा रोता है, बच्चा रोता है। तो हमने कहा कि अगर हमें उत्तर ना मिले तो समझिए ये अकर्मक क्रिया है। क्या रोता है, क्या रोता है। ठीक है, या आप कहेंगे बच्चा सोता है, तो क्या सोता है। तो इस तरह से जब आप प्रश्न करेंगे, अगर आपको उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो ये आपकी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया की पहचान है। और कुछ शब्द जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये जो शब्द है ये सारे ही अकर्मक क्रिया के शब्द हैं। ठीक है, बहुत ही सरल है। देखिए, हंसना, रोना, सोना, उठना, बैठना, जगना, कूदना, लेटना, गिरना, उछलना, आना जाना, चीखना, भागना। ठीक है, ये सारे शब्द आपके अकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया की पहचान आपने करनी है, प्रश्न करना है क्या और किसे। प्रश्न करना है क्या और किसे, कोई और चीज आपने वहां पर यूज नहीं करनी है, आपने क्या और किसे लगाकर केवल प्रश्न करना है। आगे बढ़ते हैं, अकर्मक क्रिया के भेद। अब अकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं वो आप देखिए। अकर्मक क्रिया के भेद, तो अकर्मक क्रिया के भेद, पहला है स्थिर त्रक क्रिया। ठीक है, क्रिया एक ही स्थान पर होती है और उसकी स्थिति स्थिर होती है। ठीक है, स्थित्यत्रक क्रिया। अब देखिए, क्रिया क्या है, एक स्थान पर होती है, काम हो रहा है लेकिन एक जगह पर क्रिया जो है स्थिर है। जैसे अध्यापक कुर्सी पर बैठे हैं, अध्यापक कुर्सी पर बैठे हैं, क्रिया हो रही है लेकिन कैसी क्रिया है, स्थिर क्रिया है। अध्यापक कुर्सी पर बैठे हैं। ठीक है, दर्पण अभी अभी टूट गया, दर्पण अभी अभी टूट गया, सरबजीत मर गया, नेताजी आज दिल्ली में ठहरे हैं। ये सारी क्रियाएं हैं आपकी स्थिर क्रिया को दर्शा रही है। स्थिर क्रिया है यानी कि क्रिया का एक ही स्थान है और वो उसी स्थान पर स्थिर है। ठीक है, ये एक भेद है। और दूसरा है गत्यर्थक। ठीक है, एक है स्थिर्थक, एक है गत्यर्थक, यानी कि जो गति करते हुए आपको दिखाई देगी। एक स्थिर क्रिया है और एक गति करते हुए क्रिया है। इसमें देखिए कर्ता गतिमान रहता है, साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, नाम से ही पता चल रहा है गत्यर्थक, और वहां पर नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया रुकी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने कहा अध्यापक कुर्सी पर बैठे हैं, अध्यापक कुर्सी पर बैठे हैं, क्रिया है कुर्सी पर बैठना, लेकिन वो कैसी क्रिया है, स्थिर क्रिया है, बैठे हैं वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो करता है वो गतिमान है, ये गत्यर्थक क्रिया है, तो क्रिया जो है वो गतिमान है। अब देखिए कैसे, गणेश मैदान में दौड़ रहा है। अब दोनों चीजें यहाँ पर क्या है, गतिमान है। आपका कर्ता भी गतिमान है और आपकी क्रिया भी गतिमान है। गणेश मैदान में दौड़ रहा है। ठीक है,
तो गणेश भी दौड़ रहा है और क्रिया भी आपकी कैसी है, गत्यर्थक है। ऐसा बता रही है कि यहाँ पर कार्य हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है। बंदर कूद रहे हैं, बंदर कूद रहे हैं, बंदर। अब देखिए बंदर कूद रहे हैं तो बंदर भी गतिमान है और क्रिया कूदना भी गतिमान है। गाड़ी चल रही है, गाड़ी भी गति कर रही है और क्रिया भी क्या है, चल रही है। पानी तेज बह रहा है, ठीक है, बच्चे कूद रहे हैं। तो ये सारी क्रियाएं आपको गत्यर्थक क्रिया है, यानी कि सब क्रियाएं बता रही हैं कि काम यहाँ पर हो रहा है। क्या हो रहा है, काम हो रहा है, क्रिया का होना यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, ये क्या बताया जा रहा है, क्रिया का होना बताया जा रहा है। जैसे दौड़ रहा है, कूद रहे हैं, चल रही है, बह रहा है, कूद रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या है, गत्यर्थक है, क्रिया की गति को बता रहे हैं। तो गति यहाँ पर हो रही है क्रिया में। तो ये दो भेद हमने बताए अकर्मक क्रिया के, अकर्मक क्रिया के दो भेद। नंबर 3 है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है। अब देखिए वाक्य कर्ता क्रिया की दृष्टि से पूर्ण होते हुए भी पूरक पद के बिना अपूर्ण प्रतीत होता है। जो कर्ता होता है यानी कि जो क्रिया को कर रहा है, क्रिया की दृष्टि से पूर्ण होते हुए भी, यानी कि क्रिया की दृष्टि से तो ऐसा लग रहा है कि पूर्ण हो गया है, लेकिन पूरक पद नहीं है, लास्ट में पूरक पद नहीं है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि क्रिया अपूर्ण है, क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। जैसे कौन लगाने पर जिज्ञासा बनी रहे। अब देखिए जिसमें कौन लगाने पर जिज्ञासा बनी रहे वह है छात्र। अगर आप कौन लगाएंगे तो वह कौन है, तब भी जिज्ञासा बनी रहेगी। मीठा है कौन, फल। अब धनी हो गया कौन, वह। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्णार्थक पद नहीं है, पूरक पद नहीं है, यानी कि कंप्लीट करने वाला पद नहीं है। तो इसीलिए ये क्रिया कैसी है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। वह है छात्र, मीठा है फल, वह धनी, अब धनी हो गया कौन, वह। ठीक है, तो इस तरह से पहचान करेंगे इसकी कौन लगाकर, यानी कि अगर आप कौन लगाते हैं तो उससे क्या होगा, कौन लगाने से जिज्ञासा बनी रहेगी। ठीक है, जिज्ञासा क्या होगा, जिज्ञासा बनी रहेगी। तो यह अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो देखिए 3 भेद अभी तक हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने क्रिया पढ़ी, उसके बाद हमने गत्यर्थक क्रिया पढ़ी और अभी हमने अपूर्ण अकर्मक क्रिया पढ़ी। अब देखिए हमारा नंबर 2, अभी तक हमने अकर्मक क्रिया के बारे में यहाँ पर पढ़ा और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे वो हमने यहाँ पर पढ़ा। अकर्मक क्रिया के 3 भेद हमने यहाँ पर पढ़े और अब हम दूसरा यानी कि कर्म के आधार पर ही क्रिया का दूसरा भेद पढ़ेंगे। तो कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद होता है सकर्मक क्रिया। स अर्थात साथ, कर्मक अर्थात कर्म के, तो यानी कि जहां पर कर्म उपस्थित होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जहां पर कर्म उपस्थित होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए क्योंकि सकर्मक है यानी कि ये कर्म के साथ है, यानी कि यहाँ पर कर्म तो आवश्यक है ही, कर्म की आवश्यकता यहाँ पर होगी ही, तो इसमें कर्म आवश्यक होता है और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। इससे पहले जो हमने अकर्मक क्रिया पढ़ी थी तो उसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा था, उसमें क्रिया का प्रभाव पड़ रहा था कर्ता पर, यानी कि उसमें कर्ता प्रधान था। क्रिया के लिंग वचन पुरुष सब कर्ता के आधार पर थे। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये सकर्मक क्रिया है, यहाँ पर कर्म आवश्यक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कर्म के कारण वाक्य में क्रिया का अर्थ पूर्ण स्पष्ट हो जाए। ठीक है, अब देखिए जैसे सनी ने रामायण पढ़ी,
तो अब देखिए जो सनी है, सनी कौन है? करता है, काम करने वाला व्यक्ति है। सनी ने रामायण पढ़ी। तो देखिए यहाँ पर रामायण जो है वो कर्म है। क्या है? रामायण क्या है? कर्म है। और सिपाही देश की रक्षा करते हैं। सिपाही देश की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा वाक्य है इसमें हमने क्रियापद से पहले क्या और किसे लगाएं। ये क्या है? पहचान। अब जैसे मैंने आप लोगों को अकर्मक क्रिया के लिए कहा, बिल्कुल ठीक वैसे ही यहाँ पर जो आपकी ये सकर्मक क्रिया है इसकी भी आपको पहचान करनी होती है, इसको भी आपने पहचानना होता है। तो अगर आपको एग्जाम में इस तरह के वाक्य आ जाते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे? तो आपको प्रश्न करना है। प्रश्न क्या करना है? अकर्मक क्रिया के लिए आपने करना है क्या और किसे। ठीक है, और सकर्मक क्रिया के लिए आपने करना है क्या और किसे। यहां पर आपको उत्तर प्राप्त नहीं होगा और यहां पर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा और यहां पर आपको उत्तर प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो जहां पर क्रियापद से पहले, जहां पर क्रियापद से पहले क्या और किसे लगाएंगे और आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, वो है आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है, वो क्या है? आपकी सकर्मक क्रिया। अब देखिए सकर्मक क्रिया की पहचान भी हमने कर ली। अब सकर्मक क्रिया के भी भेद यहाँ पर हमें बताए गए हैं। जैसे ही हमने अकर्मक क्रिया के भेद पढ़े, बिल्कुल वैसे ही सकर्मक क्रिया के भी यहाँ पर भेद हमको बताए गए हैं। तो देखिए पहला भेद है पूर्ण एक कर्मक क्रिया। पूर्ण एक कर्मक क्रिया। देखिए जो सकर्मक क्रिया होती है इसके दो भेद होते हैं। ठीक है, एक होती है एक कर्मक क्रिया और एक होता है द्विकर्मक क्रिया। अब जो एक कर्मक क्रिया होती है उसमें केवल एक ही कर्म होता है, जो द्विकर्मक क्रिया होती है उसमें दो कर्म होते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है आप लोगों को। एक कर्मक क्रिया यानी कि एक कर्म, द्विकर्मक क्रिया यानी कि दो कर्म। ठीक है, अब यह है पूर्ण एक कर्मक क्रिया। पूर्ण एक कर्मक क्रिया, इसमें एक कर्म होता है और अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है, इसीलिए इसे पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहा है। जैसे वेद व्यास ने महाभारत लिखा। वेद व्यास ने महाभारत लिखा। महाभारत क्या है? एक ग्रंथ है। एक ही यहाँ पर आपकी क्रिया है और लाइन पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है कि वेद व्यास ने महाभारत लिखा। कामिनी चित्र बना रही है। कामिनी चित्र बना रही है। हमने ताजमहल देखा है। विद्यार्थी स्कूल जाते हैं। विद्यार्थी स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी पूर्ण एक कर्मक क्रिया है। एक कर्म है और क्या है? अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है। तो ये आपका एक भेद हो गया सकर्मक क्रिया का। दूसरा भेद पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, यानी कि द्विकर्मक है, दो कर्म है और अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है, इसीलिए इसको कहा है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। तो देखिए पूर्ण द्विकर्मक क्रिया क्या है? दो कर्म। ठीक है, द्विकर्मक यानी कि दो कर्म एक साथ संयुक्त होते हैं। इसमें पहला कर्म सजीव, और देखिए मैंने यहाँ पर आपको कारक जो बताए थे, कारकों में भी मैंने आपको जो कर्ता कारक जो यहाँ पर बताया था, तो और कर्म कारक जो मैंने आपको बताया था उसमें भी मैंने आपको कुछ चीजें यहाँ पर बताई थी। आप लोगों को याद आ रही होंगी इस टाइम पे कि जब दो कर्म होते हैं तो जहां पर सजीव कर्म होता है, जहां पर सजीव कर्म होता है, केवल वहीं पर आपका कर्ता जो आपका कर्म कारक होता है वो लगता है।
निर्जीव कर्म के साथ कर्म कारक चिन्ह नहीं लगता, कभी भी निर्जीव कर्म के साथ कर्म कारक चिन्ह नहीं लगता। ठीक है, तो अब देखिए, पहला सजीव होता है और दूसरा निर्जीव होता है, यानी कि एक कर्म आपका सजीव होगा, एक कर्म आपका निर्जीव होगा, यानी कि जो वाक्य है उसमें दो कर्म होंगे, एक आपका सजीव कर्म होगा, एक आपका निर्जीव कर्म होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, सजीव कर्म क्रिया से दूर। तो देखिए, जो सजीव कर्म होता है वो क्रिया से दूर होता है और कारक सहित होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कर्म कारक होता है वो हमेशा सजीव कर्म के साथ लगता है। ठीक है, जैसे अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है। ठीक है, अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है। तो देखिए, छात्रों को, छात्र क्या है, सजीव कर्म है, को उसी के साथ लगेगा, पढ़ा रही है, पढ़ा के साथ, पढ़ाई के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, जबकि निर्जीव कर्म क्या होता है, वो हमेशा क्रिया के पास होता है। ध्यान दीजिएगा, जो सजीव कर्म होता है वो क्रिया से दूर होता है और कारक के पास होता है। निर्जीव कर्म जो होता है वो क्रिया के पास होता है और उसके साथ कारक नहीं होता। ठीक है, और देखिए, बिना कारक के होता है। पहचान कैसे करेंगे, किसे लगाएंगे सजीव और क्या लगाएंगे निर्जीव। ठीक है, किसे लगाएंगे सजीव के लिए, क्या लगाएंगे निर्जीव के लिए। पहचान कैसे करेंगे, द्विकर्मक क्रिया की। ठीक है, जब हम लगाएंगे पिताजी ने हमें रुपए दिए, पिताजी ने हमें रुपए दिए। तो अब देखिए यहाँ पर, पिताजी ने हमें रुपए दिए, मैंने कुत्ते को खाना खिलाया। ठीक है, मैंने किसे क्या खिलाया, किसे और क्या, तो किसे है सजीव कर्म के लिए। सजीव कर्म क्या है, कुत्ते को क्या खिलाया, खाना। तो देखिए, हमने क्या कहा कि जो आपका पहला सजीव जो आपका कर्म होता है वो क्रिया से दूर होता है, क्रिया से दूर होता है और कारक से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो आपका सजीव कर्म होता है वो क्रिया से दूर होता है और कारक से जुड़ा हुआ होता है, और जो निर्जीव कर्म होता है, क्या, खाना, ठीक है, वो क्रिया के पास होता है। ठीक है, और बिना कारक के होता है। यानी कि ऐसा नहीं कहा है कि मैंने कुत्ते को खाने को खिलाया, ऐसा नहीं है। आपका जो कर्म कारक चिन्ह होगा वो केवल सजीव कर्म के साथ लगेगा, निर्जीव कर्म के साथ कर्म कारक चिन्ह नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये पहचान भी हमारी यहाँ पर हो गई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर पहला जो क्रिया का भेद, यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया का जो भेद है वो हमने पढ़ा। उसमें हमने पहला पढ़ा अकर्मक क्रिया और दूसरा पढ़ा हमने सकर्मक क्रिया। और देखिए, अकर्मक क्रिया में भी हमने अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है ये जाना, अकर्मक क्रिया की परिभाषा जानी, और साथ ही अकर्मक क्रिया के 3 भेदों को भी यहाँ पर जाना। उसके बाद हमने सकर्मक क्रिया को पढ़ा, और सकर्मक क्रिया में भी मैंने आपको बताया कि सकर्मक क्रिया की भी पहचान कैसे की जाती है, और साथ ही सकर्मक क्रिया के भी यहाँ पर भेदों को हमने पढ़ा। तो देखिए, उसके बाद नंबर जो तीसरा आता है, 2 मुख्य भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। इन्हें ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो आपका एग्जाम में आता है वो एक कर्मक और द्विकर्मक से रिलेटेड ही आता है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि ये वाक्य कैसा है, यानी कि इसमें एक कर्मक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है, यानी कि इसमें आप भेद बताइए। तो आपको ज्यादातर जो आता है वो एक कर्मक और द्विकर्मक से ही आता है, यानी कि पहले तो अकर्मक और सकर्मक और उसके बाद भी एक कर्मक या द्विकर्मक। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर
तीसरा भेद जो है वो पढ़ना है, वो है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? इससे पहले आपने पूर्ण एककर्मक और पूर्ण द्विकर्मक पढ़ा, और अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया है लेकिन कैसी है? अपूर्ण है। सकर्मक क्रिया है लेकिन कैसी है? अपूर्ण है। इसमें कर्म के होने पर भी सकर्मक तो है लेकिन पूरक पद का अभाव है, इसीलिए ये क्या है? अपूर्ण है। ये सकर्मक क्रिया तो है लेकिन पूरक पद का अभाव है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अभाव में ये अपूर्ण अर्थ बना रहा है और इसीलिए इसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहा है। जैसे मानना, समझना, चुनना, बनना, बनाना आदि क्रियाओं में पूरक पद की आवश्यकता बनी रहती है। राधा श्याम को मानती है, राधा श्याम को मानती है। प्रिय, शांतनु सभी को समझता था। क्या? चतुर, बहू ने पति को लिखा। क्या? पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर पूरक पद की जो है कमी है, यानी कि पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। राधा श्याम को प्रिय मानती है, शांतनु सभी को चतुर समझता है, बहू ने पति को पत्र लिखा। ठीक है, तो ये आपके पूरक पद की कमी के कारण ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। सकर्मक तो है लेकिन क्या है? अपूर्ण है। मानती है, समझता है, और एक तरह से को लिखा। क्या लिखा? तो वो आपका अपूर्ण पद है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने अभी तक जो पूरा का पूरा एक तरह से क्रिया जो हमारा टॉपिक है वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर हमने क्रिया से जुड़े सभी महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है वो हमने पढ़ लिए हैं। और अब हमारा यहाँ पर लास्ट जो क्रिया का परिवर्तन है कि कैसे आप अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया में बदलेंगे, वो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, और कुछ उससे जुड़े यहाँ पर देखिए कुछ मैंने आपको शब्द भी दिए हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी आप अपनी व्याकरण की नोटबुक में से पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, और इस टॉपिक को घर पर जाकर एक बार जरूर रिवाइज करें। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर इस टॉपिक से है तो जरूर डिस्कस करें नेक्स्ट सेशन में। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।